हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है, यानी कि बिहार एसआई न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आज इस सेशन में हम लोग साइंस के यानी कि विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न जो है बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, साथ ही साथ बिहार के जो अन्य एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, और साइंस का वेटेज भी बिहार दरोगा में अच्छा खासा रहता है। इस सेशन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। और देखिए, ये पार्ट 1 है, इसी प्रकार से मैं आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इसी तरह से मैं आपको पार्ट वाइज कवर करवाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है, उसके लिए देखिए साइंस के जो प्रश्न बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है, तो देखिए बीपीएसएससी और बिहार के अन्य एग्जाम्स में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हमारा यह पार्ट 1 है, इसी प्रकार से पार्ट वाइज मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। ठीक है ना। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। साथ ही साथ देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक दृष्टिगोचर होता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित और भी घटनाएं हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि पानी में डूबी छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, ये किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी की गहराई का कम दिखाई देना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। साथ ही साथ देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? तो देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्लियर। अच्छा देखिए, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित करती है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्यान रखिएगा। वहीं पूछा जाता है कि कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित करती है? तो ये ध्रुवन है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित करती है? तो ये ध्रुवन है। क्लियर। सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से मैंने आपको इससे पहले हिस्ट्री का पार्ट 1 कराया हुआ है, इतिहास का, तो जाकर के देखिएगा। देखिए, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता। तो देखिए, यहाँ पर अर्धचालक पूछा गया है, तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। क्या होती है? प्रतिरोधकता घटती है। और अगर चालक यहाँ पर आता है, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, तो चालक का बढ़ती है। क्लियर, याद रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और देखिए, लूसेंट का मैं जल्द ही सेशन लेकर के आ रहा हूँ। पूरा चैप्टर वाइज मैं आपको लूसेंट कवर करवाऊंगा। हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, पहले हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। ठीक है। देखिए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज। ठीक है ना। तो देखिए, क्वार्ट्ज की अगर हम बात करते हैं तो क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2। यही होता है ना, SiO2।
सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर देखिए सोडियम सिलिकेट दिया गया है, ठीक है ना। चूंकि सोडियम सिलिकेट इसका फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Na2SiO3 होता है सोडियम सिलिकेट का। चूंकि यह क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है, सोडियम सिलिकेट जो है ये क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। क्वार्ट्ज का मैंने अभी रासायनिक नाम बताया है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन में तो आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ सोडियम सिलिकेट चूंकि यह क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है, जिसे वाटर ग्लास भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको वाटर ग्लास भी कहा जाता है सोडियम सिलिकेट को। यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए था क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बट यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं दिया है, सोडियम सिलिकेट दिया हुआ ऑप्शन में, क्योंकि यह भी क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। तो आप इसके साथ जा सकते हैं, बट आप इसका नाम याद रखिएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही। क्लियर? SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टार्च के पाचन से। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित जो एंजाइम है वो आपका एमाइलेज है। कौन सा है? एमाइलेज है। यह स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है और यह मनुष्य के लार में पाया जाता है। और आपको याद होगा कि लार में एक और एंजाइम पाया जाता है, कौन सा? टाइलिन भी पाया जाता है। टाइलिन भी जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो टाइलिन भी याद रखिएगा, यहाँ मैं साफ लिख देता हूँ टाइलिन, ठीक है ना। तो टाइलिन भी पाया जाता है लार में, बट यहाँ पर एमाइलेज दिया गया है जो कि मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, एमाइलेज। अच्छा यहाँ पर देखिए पेप्सिन दिया गया है। तो पेप्सिन जो होता है ना यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है पेप्सिन। क्लियर? अच्छा यहाँ पर देखिए लाइपेज दिया गया है। लाइपेज जो होता है यह वसा के पाचन में सहायक होता है और यह वसा को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में विघटित करता है। क्लियर? अच्छा इंसुलिन के बारे में आपको याद होगा, यह अग्नाशय से स्रावित होता है और रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मैं प्रयास कर रहा हूं। और देखिए मेरा उद्देश्य है कि आपको बेटर कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। वैसे पूरे यूट्यूब पर तो बिहार दरोगा ही चल रहा है, बट मेरा प्रयास है कि आपको बेटर कंटेंट उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि आपकी तैयारी में और धार लग जाए। चलिए देखिएगा ये प्रश्न पढ़िएगा, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टिनिलियर यह मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? बताइए। तो ये जो है यह मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये एक रोगाणुरोधक है, ठीक है ना। रोगाणुरोधक है, इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। क्लियर? डेटॉल के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। बाकी देखिएगा पैरासीटामोल जो होता है यह एक एंटीपायरेटिक होता है, ज्वरनाशक होता है, ये चीज़ आप जानते भी है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। चलिए और देखिए बिहार दरोगा में 2008 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैंने उनको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, साइंस अलग, और देखिए इकोनॉमिक्स और जो आपका स्टैटिक जीके है उसको अलग मैंने कराया हुआ है। देखिए परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है मंदक और परावर्तक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट एवं भारी जल जो होता है जिसको कि हम लोग D2O बोलते हैं, D2O भारी जल, ठीक है ना। ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक न्यूट्रॉन की गति को मंद कर देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका मंदक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और इस रोग से ग्रस्त रोगी के खून में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है, जिससे कि शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन की पहुंच बाधित हो जाती है, जिससे रोगी को थकान और कमजोरी अनुभव होता है। और आपको पता है कि जो RBC होता है, लाल रक्त कणिका, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा। अच्छा बेरी भी मैं आपको बता देता हूँ, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, या विटामिन B कह लीजिए। स्कर्वी जो होता है ये विटामिन C की कमी से होता है। और मधुमेह अभी मैंने बताया है यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नक्काशीदार कांच के लिए बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। इसका नाम है
हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसका, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका नाम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है, ठीक है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। क्लियर। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। एक आपने अम्लराज सुना होगा, अम्लराज, ठीक है ना। अम्लराज क्या होता है? यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर दिया गया, इसी को 3:1 में मिलाकर के बनाया जाता है। और ये जो अम्लराज होता है यह सोना प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातु को घोलने में सक्षम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है, HF का। उसके बाद देखिएगा ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न लगभग हर पेपर में देखने को मिलता है। कह रहा है कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। भी वेग से गतिमान है, उसकी गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा यानी कि k क्या हो जाएगी? अब यहाँ पर देखिएगा गतिज ऊर्जा आपका दिया गया है कि k आपको दिया गया है और फॉर्मूला आपको पता है कि ½ mv² होता है। अब देखिए इस तरह का प्रश्न जब भी आप बनाएंगे ना, आप गलती कर बैठते हैं। मैं तरीका बताता हूँ, आप कभी भी गलत नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि वेग को प्रारंभिक वेग का 1/3 गुना घटा दिया जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर k एज इट इज है, हाफ, द्रव्यमान में कोई छेड़खानी नहीं है, और कह रहा है कि वेग को 1/3 गुना घटा दिया जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये k इक्वल टू हो जाएगा ½ m, और ये कितना हो जाएगा? 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये v²। अब देखिए जब अब इतना आप कर लिया ना, तो यहीं से आप गलती शुरू होता है। तो अब क्या करना है आपको? कुछ भी मत करिए, आप पहले काइनेटिक एनर्जी का जो यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं, इस फार्मूला को यहाँ पर रहने दीजिए। देखिए ½ m और ये v² यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, मतलब ½ mv² होगा ना। अब 1/9 को आप यहाँ पर इधर मतलब ला सकते हैं और यहाँ से पूछ सकते हैं, मतलब आप बता सकते हैं कि कितना गुना हो गया है। तो देख रहे हैं 1/9 हो जाएगा, यानी कि k/9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? अच्छा प्रश्न है, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए ऐसे धातु जिंक और कैडमियम है। कौन सा है? जिंक और कैडमियम। तो यहाँ पर देखिए जिंक दिया गया है, और आप कैडमियम भी याद रखिएगा, और आप कैडमियम भी याद रखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, और आप कैडमियम भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जिंक और कैडमियम जो है ना, ये आपका परावैगनी तरंगों की प्रतिक्रिया करके अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और यह फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का एक उदाहरण है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न करेंगे कि एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि कोमल बने तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलय की बूंदें रिस करके निकलने लगती है। यह किस कारण होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये आपका होता है किसके कारण? वाष्प उत्सर्जन के कारण, ठीक है ना, वाष्प उत्सर्जन के कारण होता है। पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। बताइए वह प्रक्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। तो देखिए यह प्रक्रिया जो होती है यह कहलाती है सहभोजिता। क्या कहलाती है? सहभोजिता। और सहभोजिता है, इसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा सहोपकारिता दिया गया है। सहोपकारिता क्या होता है? तो इसमें दोनों प्रजातियों को लाभ मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। सहोपकारिता में दोनों प्रजातियों को लाभ मिलता है। अच्छा यहाँ पर देखिए असहभोजिता है, इसमें जो होता है एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरी प्रजाति को न तो नुकसान होता है और न ही लाभ होता है। उसके बाद देखिए परजीविता है, परजीविता में एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को हानि होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं? बताइए एलर्जी कारक हैं, तो इसमें से किसका हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा पार्थेनियम का, पार्थेनियम का, याद रखिएगा पार्थेनियम का हो जाएगा। क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा पार्थेनियम का,
ठीक है, एलर्जी का कारक होता है ये, जो अस्थमा, त्वचा पर चकत्ते, सूजी हुई आंखें, छींकने वाली जो आपकी जो छींक आती है बार बार, ये सब जो होता है ये प्रतिक्रिया ये एलर्जी के कारण पैदा हो सकते हैं। तो पार्थेनियम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। अच्छा, जाइलम का भाग और फ्लोएम का भाग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हिंदी में भी याद रखिए, अंग्रेजी में भी याद रखिएगा। अच्छा, पहले मैं जाइलम का भाग बता देता हूँ, हिंदी में बताता हूँ। जाइलम का भाग आपको याद होगा, वाहिकाएं होता है, एक आपका वाहिकाएं होता है, एक वाहिनिकाएं होता है। तो यहाँ देखिए वाहिका दिया गया, वाहिनिकाएं होता है, ठीक है। उसके बाद और याद रखिएगा जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। जाइलम फाइबर यानी कि तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। अंग्रेजी में देखिए ये भाग हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, उसके बाद जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है ना, ये आपके जाइलम के भागों का है। अच्छा, फ्लोएम के भाग मैं बताता हूँ, अंग्रेजी में सुन लीजिए। फ्लोएम का भाग होता है सीयू ट्यूब, आपने पढ़ा होगा सीयू ट्यूब्स, ठीक है। उसके बाद देखिए कैम्पेनियन सेल्स, उसके बाद देखिए आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चालिनी नलिका जो होता है, चालिनी नलिका, ठीक है ना, चालिनी नलिका, सहचर कोशिकाएं, ये सब आपके भाग होते हैं फ्लोएम के। तो ये फ्लोएम का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, बताइए। तो देखिए कैप्रोलैक्टम का उपयोग नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है, नायलॉन 6 के निर्माण के लिए। और नायलॉन 6 क्या है, एक बहुलक है जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नायलॉन 6 ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है। मायोपिया क्या है, निकट दृष्टि दोष है। और हाइपरमेट्रोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया ये दूर दृष्टि दोष है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है तो फ्रेंड्स ये अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को, जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, वह गैस कौन सी है। अब देखिए ये CaO के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है, परंतु NaHCO3 जिसको कि आप क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ ये प्रतिक्रिया नहीं करती है। वह गैस कौन सी है, तो देखिए वो गैस जो है ना फ्रेंड्स, यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। CO2 यह देखिए सीधे तौर पर अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन किसी अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करता है, ठीक है। जब अम्ल होता है ना, जब अम्ल के साथ यह अभिक्रिया करता है तो सोडियम लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। चलिए सीधे तौर पर यह अभिक्रिया नहीं करता है, बट अम्ल के साथ यह अभिक्रिया करता है। चलिए अणुचुंबकत्व पदार्थ है, बताइए अणुचुंबकत्व पदार्थ, अणुचुंबकत्व पदार्थ इसमें से पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए वे पदार्थ जो कम से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, उन पदार्थों को अणुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC के लिए सही नहीं है। सही नहीं पूछा गया, ध्यान से बताइए, सही नहीं है AC के लिए। तो देखिए आपको याद होगा कि AC के लिए परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। प्रतिवर्ती धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है और वह शून्य पर पहुंच करके विपरीत चिन्ह धनात्मक या इससे उल्टा भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा। इसका परिमाण समान रहता है, समान नहीं रहता, बदलते रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है, तो ये भाग जो होता है ये कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है भ्रूण, ठीक है ना, भ्रूण होता है, भ्रूण राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण होता है, भ्रूण किसी बीज या कली का हिस्सा होता है जिससे कि पौधा की जड़ों, तनों और पत्तियों की शुरुआती रूप होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बीजपत्र के बारे में जान लीजिए, ये पोषक तत्वों का भंडारण करते हैं जिनका उपयोग अंकुरण के दौरान भ्रूण के द्वारा किया जाता है। और बीजपत्र को आपको पता है बीज को
एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में विभाजित किया गया है, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है। अच्छा, बीज आवरण क्या होता है? ये बीज को बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? बताइए। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा हो जाएगा, निश्चित रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। फफूंदियों में पोषण की विधि बताइए। कवक, फफूंदी, ठीक है ना, इसमें पोषण की विधि क्या होती है? तो देखिए, फफूंदी सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण ग्रहण करते हैं, इसीलिए फफूंदी की पोषण विधि जो है ये मृतोपजीवी पोषण है। ये क्वेश्चन कई दफ़ा जो है बिहार के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? बताइए, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये होती है आपके साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। ठीक है, याद रखिएगा। और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो होती है यह कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो ये सिंपली आप ध्यान रखिएगा, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस होता है? तो कोशिका द्रव्य, अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म में भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम लिखिए जिसके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। यह आपका है एस्टोमाटा। एस्टोमेटा को हम लोग रंग बोलते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी में भी एस्टोमेटा याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में इस तरह से एस्टोमेटा दे देता है। ठीक है ना, एस्टोमेटा दे देता है, तो आप एस्टोमेटा और रंग दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, ब्रायोफाइटा में होते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइटा के बारे में जान लीजिएगा। ब्रायोफाइटा जो होता है ना, इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो होता है ना, ये एक वनस्पति जगत का बड़ा वर्ग है और इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत मॉस, लिबरवर्ट, हॉर्नवर्ट ये सब आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये समूह जो दिया गया मॉस, लिबरवर्ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, नारियल के फल का प्रसार होता है। नारियल के फल का प्रसार होता है, बताइए। तो ये प्रसार होता है आपका रेशायुक्त मीजोकॉर्प से। रेशायुक्त मीजोकॉर्प से। ठीक है ना। और याद रखिएगा, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ये आपका होता है एंडोस्पर्म, यानी कि एंडोस्पर्म, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हिंदी में इसको बोलेंगे भ्रूणपोष। एंडोस्पर्म और हिंदी में इसको बोलेंगे भ्रूणपोष। ठीक है ना, भ्रूणपोष याद रखिएगा आप। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं। द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं। तो देखिए, द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल संयुक्त, संपार्श्विक, खुले और एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। क्या क्या मैंने बताया है? द्विबीजपत्री तनों में संवहनी बंडल संयुक्त, संपार्श्विक, यहाँ पर देखिए संपार्श्विक दिया गया है, संयुक्त, संपार्श्विक, खुले और एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, संपार्श्विक। ठीक है ना, संपार्श्विक। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? बताइए, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम प्रोटीएज है। प्रोटीएज है। ठीक है ना, कपड़ों में चिकनाईदार प्रोटीन युक्त धब्बे हटाने के लिए डिटर्जेंट का हम लोग उपयोग करते हैं और इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम जो है ये प्रोटीएज है। ठीक है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये पूछा गया। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? तो देखिए, क्रॉसिंग ओवर के बारे में जान लीजिए। क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यानी कि मियोसिस। ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में होता है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में होता है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर देखिए, अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है, नेचुरल सिलेक्शन का, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है। यौन संचारित तो आपको पता है सिल्फिस है, HIV एड्स है, गोनोरिया है, बट हेपेटाइटिस जो है ये यौन संचारित रोग नहीं है। हेपेटाइटिस यह आपके वायरस के कारण होता है और लीवर में सूजन का कारण बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। अमीबा, अब देखिए अमीबा जो जनन करता है ना, ये बाइनरी फिजन के द्वारा यानी कि द्विखंडन के द्वारा करता है। ठीक है ना, और ये जो आपका द्विखंडन है यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर के दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। क्लियर, तो अमीबा जनन करता है द्विखंडन के द्वारा। अच्छा, मुकुलन के द्वारा भी पूछा जाता है, बर्डिंग के द्वारा। तो ये आपके हाइड्रा और ईस्ट जो होते हैं, हाइड्रा और ईस्ट पूछा जाएगा आपसे। हाइड्रा और ईस्ट किसके द्वारा प्रजनन करते हैं, कौन सी विधि के द्वारा, तो आपका मुकुलन याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा यानी कि सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है, बताइए। तो ये आपका ऑर्थोपोडा है। ठीक है ना, ऑर्थोपोडा, इसमें जो है सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थोपोडा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका ऑर्थोपोडा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेप वार्म के खंड कहलाते हैं। टेप वार्म के खंड, तो टेप वार्म के खंड जो है ना ये आपके कहलाते हैं क्या, प्रोलोक्टिड्स। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, प्रोग्लोक्टिड्स। यहाँ आप इस तरह से 100 भी लगा सकते हैं। क्लियर, जिसको आप ध्यान रखिएगा। टेप वर्म एक अकशेरुकी जंतु है जो जानवरों और मनुष्यों के आंतों में रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं, टीनिया सोलियम को, तो टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से पोर्क टेपवर्म कहा जाता है। यह सुअर मांस फीता कृमि मनुष्य में संक्रमण करने वाली सामान्य जाति है। ठीक है, तो ये पोर्क टेपवर्म कहा जाता है टीनिया सोलियम को। अच्छा, भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग होता है, भोजन अधिग्रहण, तो ये आपका सूडोपोडियम, जिसको कि हिंदी में कूटपाद बोला जाता है, और अमीबा कूटपाद के द्वारा ही भोजन ग्रहण करता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग ये आपका सूडोपोडियम यानी कि कूटपाद कहलाता है। ठीक है, चलिए कीट सांस लेते हैं। कीट सांस लेते हैं, तो देखिए कीट में श्वसन के लिए एक विशेष अंग ट्रैकिया पाए जाते हैं। ट्रैकिया पारदर्शी शाखामय नलिकाएं होती हैं जो श्वास रंध्रों द्वारा वायुमंडल में खुलता है। तो यहाँ पर देखिए श्वास रंध्र दिया गया है। ठीक है ना, और कीटों के शरीर में ट्रैकिया का जाल होता है, अतः कीट श्वास रंध्र के द्वारा सांस लेते हैं। चलिए, लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम, तो देखिए लाइसोसोम जो होते हैं ना ये आपके पाचन के केंद्र होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये यहाँ पर पाचन केंद्र होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी कारण होता है ना, आपको पता है कि कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका को पाचन करके कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इसी कारण इसको आत्महत्या की थैली या पाचन की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। चलिए उसके बाद देखिए किस जीव से पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। किस जीव से पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये यूग्लिना से। यूग्लिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इससे जंतुओं और पादपों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको वल्कनाइजेशन बोला जाता है, वल्नीकरण बोला जाता है। ठीक है, वल्नीकरण, और वल्नीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सल्फर जो होता है ना, सल्फर मिलाने से रबड़ का जो बहुलक है वो अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल जाते हैं। तो ये वल्कनाइजेशन बोला जाता है, वल्नीकरण हिंदी में बोला जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, इसमें से सर्वाधिक सक्रिय कौन सा है रासायनिक रूप से, बताइए बताइए राइट आंसर। चलिए, इसमें से रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय कौन सा है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है, यह सबसे ऋणात्मक तत्व है और यह हैलोजन वर्ग में सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा। अमालगम किसकी मिश्र धातु है, अमालगम मिश्र धातु किसकी है, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा पारा का। ठीक है ना, पारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल्कोलॉइड होते हैं। एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, तो देखिए एल्कोलॉइड जो होते हैं ना ये आपके क्षार होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है ना, क्षार होते हैं, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है,
और क्षार लिटमस पेपर का रंग बदल करके नीला कर देता है, ये आप जानते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, बताइए। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया करके बनाता है क्या? तो फ्रेंड्स ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्लीचिंग पाउडर। चलिए उसके बाद देखिए, मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीव के समय, तो मेंडली के समय जो है ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, यह डायरेक्टली आप याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाई NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? VVI क्वेश्चन है ये, VVI कई बार पूछा गया है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड्स ये एंजाइम जाइमेज है, जाइमेज है, ठीक है ना, जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। जाइमेज एंजाइम एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में शर्करा के किण्वन को उत्प्रेरित करता है, ठीक है ना, तो ये जाइमेज हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गैल्वेनाइजेशन होता है, अभी मैंने आपको वल्केनाइजेशन पढ़ाया था, वलनीकरण, ठीक है ना, और ये गैल्वेनाइजेशन है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो लोहे पर जस्ते का निक्षेप, लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गैस गुब्बारों में यहाँ पूछा गया कि हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि, तो देखिए गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि एक तो आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ये अज्वलनशील होता है, यानी कि ज्वलनशील नहीं होता है, ज्वलनशील नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या हो जाता है? दाब बढ़ाइएगा तो किसी पदार्थ का क्वथनांक पर क्या असर होता है? दाब बढ़ाने से पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है ना, दाब घटाने से क्वथनांक घटता है। अच्छा, किसी अशुद्धि जैसे कि नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये आपका लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष है, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा। प्रकाश की गति इसमें से अगर बात करते हैं तो न्यूनतम कांच में हो जाएगा, और प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में, यानी कि शून्य स्थान में, निर्वात में अधिकतम गति होती है। अच्छा, ध्वनि के बारे में बात करते हैं। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ध्वनि की गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में शून्य होता है ध्वनि की गति, और ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज ठोस में होती है। चलिए उसके बाद देखिए, किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है, बताइए। तो ये आपका उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। चौक का कार्य एक ट्यूब में आयनीकरण के लिए पर्याप्त उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना है, और आयनीकरण की स्थापना और पदार्थ के बाद ट्यूब में वोल्टेज को सीमित करना होता है। तो यहाँ पर उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। चलिए, बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में दे करके बताएं। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है ना, बताइएगा कि बरसात की बूंदों का गोल आकार किसके कारण होता है, ठीक है। देखिए, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? वायु जो होती है जब माध्यम बदलती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसमें कौन सा जो है परिवर्तित नहीं होता है? तो कई दफ़ा हमने पढ़ा है कि आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है ना, आवृत्ति नहीं बदलती है, ध्यान रखिएगा। आवृत्ति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर, तो फ्रेंड्स ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। देखिए, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा है? विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कांच की रुई है, ठीक है, कांच की रुई, ध्यान रखिएगा, कांच की रुई है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, तो ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर, ठीक है। अच्छा, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप, तो पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है,
ठीक है ना, परावर्तन लगा लीजिएगा, परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये 59 प्रश्न थे, मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको कराऊंगा और पार्ट वाइज कवर करवाते चलूंगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।